अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अ टीनेजर्स प्रेयर इस पोएम का वर्कशॉप देखेंगे। सो लेट्स सी द वर्कशॉप ऑफ अ टीनेजर्स प्रेयर रिटन बाय जे मोर्स। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द वर्कशॉप इज I choose number 1, choose the correct alternative and complete the given sentences। यहाँ आपको जो sentences दिए हैं इसको कंप्लीट करना है दिए हुए ऑप्शंस की मदद से। करेक्ट अल्टरनेटिव्स जो ब्रैकेट में दिए हैं अल्टरनेटिव्स उसकी मदद से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट dash are brought by each new day। The alternatives are new beginning, new endings। Yes, of course, new beginning is the correct option here। The correct alternative is no new beginnings। According to the poet, new beginnings are brought by each new day। B, we must decide to take the road which leads to great distress or great success। The answer is great success। We must decide to take the road which leads to great success। C, the poet prays to the Lord to help him stand for what is might or right। The right alternative is right। Right is the answer। The poet prays to the Lord to help him stand on what is right। D, the poet wants to see his teenagers years have been the years of his life। Dash years of his life, worst or best? Best is the correct alternative। The poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life। Now we will see the second activity of this poem। Find and write the pairs of rhyming words from the poem। Find and write the pairs of rhyming words from the poem। हमको पोएम से हर स्टैंजा से राइमिंग पेयर्स मालूम करना है। इसके लिए हम पोएम के स्टैंजा देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, इस स्टैंजा में मेक और टेक, मेक और टेक ये राइमिंग वर्ड्स है। तो मेक एंड टेक इज द राइमिंग पेयर। आपको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स पोएम की लाइन के आखिरी का वर्ड होता है राइमिंग वर्ड। पोएम के लाइन में लास्ट वर्ड राइमिंग वर्ड हो सकता है, लेकिन राइमिंग वर्ड क्या होगा? सेम साउंड, वर्ड्स ऑफ सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। सेम साउंड, हम काफी अल्फाज राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मेक और टेक सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं, हम काफी अल्फाज हैं, इसलिए राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। और मेक और टेक के पहले स्टेंजा में राइमिंग पेयर बना रहे हैं। तो राइमिंग वर्ड को तलाश करने के लिए हमको लाइन का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है, लास्ट वर्ड। लेकिन राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सेम साउंड वाले वर्ड्स अगर हैं, वो एक जैसी आवाज वाले हैं, तो राइमिंग वर्ड्स है। जैसे मेक और टेक, फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग पेयर है मेक एंड टेक। सेकंड स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स सक्सेस एंड डिस्ट्रेस। सक्सेस एंड डिस्ट्रेस आर द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड। ओके, तो राइमिंग पेयर क्या है सेकंड स्टेंजा का? सक्सेस एंड डिस्ट्रेस। थर्ड स्टेंजा में सी और मी ये राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग पेयर क्या होगा थर्ड स्टेंजा का? सी है, सी मी। चौथे स्टेंजा का राइमिंग पेयर क्या होगा? वे डे। पांचवें स्टैंजा का सी मी। तो ये रहे हमारे राइमिंग पेयर्स स्टैंजा वाइज इस पोएम के। अब हम थर्ड एक्टिविटी देखते हैं इसकी।
थर्ड, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। राइम स्कीम पोएम की देखना है हमको। इसके लिए भी हमको राइम स्कीम क्या होती है? व्हाट इज राइम स्कीम? राइम स्कीम कहते हैं किसी भी पोएम में राइम स्कीम को स्टैंजा वाइज देखते हैं। कभी कभार ये होता है कि किसी पोएम में हर स्टैंजा में सेम राइम स्कीम होती है और कुछ पोएम्स के अंदर हर स्टैंजा की राइम स्कीम जो है अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी, ए बी सी डी, ए बी सी बी, ए बी बी ए। हम इसको इस पोएम के स्टैंजा देखते हैं। ये पहला स्टैंजा, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। राइम स्कीम के लिए भी हम हर लाइन का लास्ट का वर्ड लिखेंगे। यहां पर बिगिनिंग्स, पहली लाइन का लास्ट का वर्ड है बिगिनिंग्स। बिगिनिंग, इस लास्ट वर्ड को पहली लाइन के हम ए नाम दे देते हैं। ए, राइम स्कीम मालूम करने के लिए ए नाम देते हैं। फिर सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, यह है मेक। मेक बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड है या नहीं है? ऑफ कोर्स बिगिनिंग और मेक ये सेम साउंड वाले वर्ड्स नहीं है, इसलिए मेक बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड नहीं है। तो ये अगर इसका राइमिंग वर्ड होता मेक पहले वर्ड का बिगिनिंग का, तो हम कह सकते थे कि ए रिपीट हुआ तो हम उसको नाम ए दे देते थे। अगर वो पहले वर्ड, पहली लाइन के लास्ट के वर्ड का अगर राइमिंग वर्ड होता तो हम उसको ए नाम दे देते, लेकिन ये एक अलग है, उसका राइमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको बी नाम दिए। ए के बाद क्या आया? बी। उसके बाद में तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है चूज। अब ये चूज क्या बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड है? नहीं। अगर होता तो उसका नाम हम ए दे देते। क्या ये मेक का राइमिंग वर्ड है? नहीं। अगर ये होता तो मेक के है बी, तो हम इसको बी नाम दे देते। तो ये चूज जो है ना ए है ना बी है, ये तीसरा है, तो इसको हमने सी नाम दे दिए, सी। तो अब तक क्या हुआ? ए, बी और सी। चौथी लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं हम टेक। चौथी लाइन का, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टेक। अब देखते हैं हम टेक क्या बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड है? नहीं। अगर बिगिनिंग का होता तो बिगिनिंग क्या है? ए नाम दिया है इसका, तो हम इसको ए लिखते हैं यहां पर। क्या ये मेक का सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मेक? क्या ये मेक का राइमिंग वर्ड है टेक? हाँ, मेक और टेक राइमिंग वर्ड्स हैं। बी को हमने नाम क्या दिया था? बी। मेक को क्या नाम दिया था हमने? बी। तो टेक मेक का राइमिंग वर्ड है, तो कह सकते हैं हम बी रिपीट हुआ, इसका भी नाम बी होगा क्योंकि ये राइमिंग वर्ड है बी का, मेक का। तो जिस तरह मेक बी था इस तरह टेक भी बी है। बिगिनिंग्स ए था, मेक बी था, चूज सी था, टेक क्या है? बी। तो राइम स्कीम क्या होगी इसकी? ए बी सी बी, ए बी सी बी। The rhyme scheme of the poem is A, B. So, what is the rhyme scheme of the poem? A, B, C, B. Number 3, A, B, C, B is the answer. इस poem की rhyme scheme है A, B, C, B. इसके 5 स्टैंजा है, 5 स्टैंजा में A, B, C, B ये rhyme scheme पाई जाती है। अब हम देखेंगे फोर्थ एक्टिविटी नंबर 4। कॉलम ए विथ फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम बी।
कॉलम ए में लाइंस दी है पोएम्स की और कॉलम बी में फिगर्स ऑफ स्पीच दी हैं। तो हमको लाइंस जो है दी हुई कॉलम ए की, उसको फिगर्स ऑफ स्पीच, सही जो फिगर स्पीच किस लाइन में कौन सी फिगर स्पीच पाई जाती है उससे उसको मैच करना पड़ेगा। पहली लाइन है कि डिसीजंस आई मस्ट मेक, डिसीजंस आई मस्ट मेक, इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पाई जाती है? इसका इस लाइन के अंदर फिगर ऑफ स्पीच पाई जाएंगे बी, इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्यों है फिगर ऑफ स्पीच? डिसीजंस आई मस्ट मेक, इस लाइन में इन्वर्जन क्यों है? इन्वर्जन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं? इन्वर्जन उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं कि जब किसी लाइन में पोएम की जो सेंटेंस है वो अगर ग्रामर की सीक्वेंस में नहीं आ रहा, ग्रामर की अपनी एक सीक्वेंस होती है, हर सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उसका एक सीक्वेंस होती है, सब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब कब आएगा, ऑब्जेक्ट कब आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी अपनी एक सीक्वेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसकी अपनी सीक्वेंस है, अपनी एक तरतीब है, उसका एक फार्मूला है। अगर उस ग्रामर के फार्मूले के और रूल के एतबार से सेंटेंस के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं तो वो वहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन उससे हटकर अगर के तरतीब आ रही है और उससे हटकर यानी वर्ड्स के जुमले के मतलब अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं तो वो इन्वर्जन कहलाएगा। अब ये डिसीजन आई मस्ट मेक, यहाँ पर ग्रामर के रूल के एतबार से सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था कि आई मस्ट मेक द डिसीजन, आई मस्ट मेक द डिसीजंस, ये ग्रामर की सही तरतीब है। लेकिन पोएट्री में ये लिबर्टी है पोएट्स को कि वो ग्रामर की तरतीब के अलावा सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं वो तो इन्वर्जन है। आई मस्ट मेक डिसीजंस को यहाँ लिखा गया डिसीजंस आई मस्ट मेक, तो ये इन्वर्जन है। बी इसका राइट यानी जो इसको हम मैच करेंगे बी इन्वर्जन से। सेकंड लाइन है कि प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। यहां पर इस लाइन के अंदर फिगर ऑफ स्पीच पाई जा रही है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। इसको हम मैच करेंगे ए एपोस्ट्रोफी से। एपोस्ट्रोफी क्यों है यहाँ पर? एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं? एपोस्ट्रोफी उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं कि जिसमें पोएट या तो बेजान चीज से बात करे, या डेड पर्सन से बात करे, या एब्सेंट से बात करे, किसी एनिमल से बात करे, किसी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट से बात करे, या खुदा से, गॉड से बात करे, तो उसको कहते हैं हम कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ। एपोस्ट्रोफी में एब्सेंट पर्सन से बात होगी, या किसी डेड पर्सन से बात होगी, या बेजान चीज से, जानवर से बात होगी, किसी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट से बात होगी, या लॉर्ड से, गॉड से भी अगर वो बात करता है तो वो एपोस्ट्रोफी है। यहाँ पर खुदा से बात किया उसने, खुदा को मुखातिब किया, तो लॉर्ड, मालिक, गॉड उसको मुखातिब किया, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी। इसका 2 का हम जो यानी मैच करेंगे इसको ए एपोस्ट्रोफी से करेंगे। द थर्ड सेंटेंस इज ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड, ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड। इस लाइन में एलिट्रेशन पाया जाता है, एलिट्रेशन, इसका डी एलिट्रेशन से हम मैच करेंगे। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन कहते हैं उस फिगर ऑफ स्पीच को कि जिसके अंदर ऐसे वर्ड्स रिपीट हो रहे जो सेम साउंड वाले, जिनका पहला जो वर्ड का अगर यानी पहली आवाज एक जैसी है, उसका बिगिनिंग साउंड वर्ड्स के अगर रिपीट हो रहे हैं किसी लाइन में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन है। रिपीटेशन ऑफ द beginning starting sound of the words is called alliteration। यहाँ पर कौन सी आवाज रिपीट हुई है? ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड, इस लाइन में डी की, डाउन द एंड डार्कन, डाउन द डार्कन रोड, डाउन डार्कन, डी की आवाज, डी का साउंड यहाँ रिपीट हुआ है, कह सकते हैं हम यहाँ डी एलिट्रेशन, एलिट्रेशन ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ इस्तेमाल हुई। फोर्थ, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ माई लाइफ,
आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ माई लाइफ। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच पाई जाती है सी, मेटाफॉर। मेटाफॉर मेटाफॉर क्यों इस्तेमाल हुई है और मेटाफॉर क्या होती है हम समझा चुके हैं। मेटाफॉर उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं कि जिसमें कोई वर्ड अपने रियल मीनिंग, अपने लिटरल मीनिंग की बजाय एम्प्लाइड मीनिंग में इस्तेमाल हो। जब वर्ड अपने लिटरल या रियल मीनिंग की बजाय एम्प्लाइड मीनिंग में इस्तेमाल होता है तो कह सकते हैं हम कि यह मेटाफॉर इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर रोड, ये वर्ड अपने लिटरल मीनिंग को छोड़कर एम्प्लाइड मीनिंग में इस्तेमाल हुआ। रियल मीनिंग क्या है रोड के, रास्ता, सड़क, लेकिन यहाँ पर किस मानों में इस्तेमाल हो, यहाँ पर ये रोड ऑफ द लाइफ, जिंदगी का तरीका, जिंदगी का रास्ता, जिंदगी को गुजारने का तरीका, तो तरीका इस मीनिंग में ये इस्तेमाल हुआ। अपने रियल मीनिंग यानी रोड या सड़क के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि मेटाफॉर इस्तेमाल हुआ। ये फोर्थ एक्टिविटी थी। इसके बाद में अगले वीडियो में हम एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम देखेंगे।